विनायक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज का जो अपना टॉपिक है वो जलवायु है। फर्स्ट वीडियो में जलवायु को थोड़ा बहुत अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में जलवायु का टॉपिक लगभग कवर कर दिया जाएगा। तो देखिए, जलवायु अपन ने पढ़ी थी और जो अपना लेक्चर है आज का, ये मेन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और जलवायु का जिस तरह का क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इसी वीडियो से आएगा। फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जलवायु वास्तव में होती क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। पहला वीडियो अपना कंप्लीट हो चुका है और बन चुका है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना था वो था कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपन पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। जलवायु को प्रभावित करने वाले का पहला कारक है अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की जो स्थिति है वो जलवायु को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो अरावली जिस तरीके से राजस्थान में स्थित है उसी तरीके से वो जलवायु को भी एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित कर रहा है। आप लोगों ने देखा है दक्षिण पश्चिम से अरावली उत्तर पूर्व की ओर विस्तार से फैली हुई है और अपना एक क्षेत्र बनाई हुई है। तो अरावली वाला जो क्षेत्र है वो अपना जलवायु को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अरब सागर से आने वाला मानसून अरावली के समानांतर निकल जाता है और राजस्थान में केवल 10% ही वर्षा कर पाता है। उसके बाद एक मानसून की शाखा और आती है, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी होते हुए और गंगा के मैदान विंध्याचल पर्वत होता हुआ राजस्थान में एंटर झालावाड़ से करता है और राजस्थान में 90% बारिश करता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से होती है। बाकी जो 10% जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून शाखा से होती है। तो अरावली जिस तरीके से स्थित है वो एक तरीके से मानसून को प्रभावित कर रही है और मानसून अगर प्रभावित हो रहा है तो जलवायु भी प्रभावित होगी, कम बारिश हो रही है और फिर वहां पे शुष्कता पाई जाएगी। जिस तरीके से अरावली स्थित है आप लोगों ने देखा है कि अगर मानसून अरावली के समानांतर निकल गया तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, वो शुष्क रह रहा है और वहां बारिश नहीं हो पा रही। अगर अरावली का स्थिति वहां नहीं होता तो ऑल ओवर राजस्थान में अच्छी बारिश होती और शुष्कता नहीं पाई जाती पश्चिमी प्रदेश में। उसके अलावा दूसरा जो अपना है वो है अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो देखो, जब अपन ने ग्लोब देखा तो सेंट्रल 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, यहाँ पर कटिबंध पाए जाते हैं। ये जो पूरा भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य का भाग और ये भूमध्य रेखा से मकर रेखा का मध्य का भाग, ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है और मानसून भी जो है वो भी सर्वाधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे जो कटिबंध बना है ये है अपना शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी अक्षांश और ये है शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी अक्षांश और ये लास्ट ध्रुव शीत कटिबंध उत्तरी और शीत कटिबंध दक्षिण।
शीतोष्ण कटिबंध में सर्दी और गर्मी वाला वातावरण होता है और उष्ण कटिबंध में गर्मी वाला शुष्कता अत्यधिक पाई जाती है। और शीत कटिबंध में आपको टेम्परेचर बहुत ही कम मिलेगा और आप लोगों ने देखा है कि ध्रुव पर बर्फ जमी हुई है। उसके अलावा कर्क रेखा की जो स्थिति है वो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अपना भारत है और यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है और कर्क रेखा के नीचे वाला भाग पूरा उष्ण कटिबंधीय है और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इस प्रकार अधिकांश भाग अपना उष्ण कटिबंधीय में आ रहा है इंडिया का और अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में आ रहा है। राजस्थान में देखा जाए तो केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग ही अपना उष्ण कटिबंधीय में आ रहा है। बाकी जो अपना कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पर दोनों प्रकार का कटिबंध पाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जलवायु के लिए यहाँ पर 10 डिग्री ऊपर कर्क रेखा के और 10 डिग्री नीचे जो कटिबंध पाया जाता है उसको नाम दिया गया है उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान की जलवायु में जो कटिबंध पाया जाता है वो पाया जाता है उपोष्ण कटिबंध। तो ये जो है कटिबंध किस कारण पाया जा रहा है? अक्षांश से स्थिति के कारण। और अक्षांश ये जो कर्क रेखा है ये अपनी अक्षांश रेखा है और अक्षांश स्थिति किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर रही है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद आता है अपना अगला कारक समुद्र से दूरी। आप लोगों ने देखा है कि पश्चिम में इधर दक्षिण पश्चिम में इधर अपना अरब सागर है और इधर पूर्व दक्षिण में दक्षिण पूर्व में अपना बंगाल की खाड़ी दूर है। ये जो अरब सागर है ये अरब सागर इस स्थलीय भाग से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो जो समुद्र के पास वाला भाग है वहां की जलवायु में आर्द्रता पाई जाती है, मतलब कि जलवायु में कुछ नमी पाई जाती है। और जो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वहां की जलवायु जैसे जोधपुर अपना और जैसलमेर बीकानेर ये समुद्र से काफी दूरी पर है, तो वहां की जलवायु में शुष्कता पाई जाती है। तो एक तरीके से कहा गया है कि समुद्र भी जलवायु को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वायु में उसकी आर्द्रता कम होती जाएगी। समुद्र के पास वाले इलाकों में वायु में आर्द्रता ज्यादा रहती है और समुद्र से दूर वाले इलाकों में वायु में आर्द्रता कम रहती है, अर्थात वो शुष्क प्रदेश होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जैसे आप लोगों ने देखा है कि माउंट आबू, सिरोही वाला, अरावली वाला अपना जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर गर्मियों में भी टेम्परेचर तापमान कम पाया जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है समुद्र तल से वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर गए 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर 165 गए 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित कर रही है। तो समुद्र तल से ऊंचाई ये जलवायु को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर उसके बाद आता है वर्षा व वनस्पति। आप लोगों ने देखा है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो जलवायु किस प्रकार पाई जाएगी। अगर वर्षा होगी तो वायु में नमी मिलेगी, अपने को आर्द्रता मिलेगी, और वर्षा नहीं होगी तो वायु में शुष्कता मिलेगी। तो वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है। वनस्पति किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती है? आप लोगों ने देखा है कि चूरू एकमात्र जिला है जो अत्यधिक गर्म जिला है और अत्यधिक सर्दियों में अत्यधिक ठंडा जिला है। तो ये जल्द ही गर्म हो जाता है और जल्द ही ठंडा हो जाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर वनस्पति का अभाव है। वनस्पति जलवायु को मेंटेन करने का काम है कि न ज्यादा कम और न ज्यादा बहुत अधिक। तो इस प्रकार वनस्पति भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। तो ये जो अपन ने देखे ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर ये कारक नहीं होंगे या फिर होंगे तो जलवायु किस प्रकार पाई जाएगी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे इस जलवायु वाले टॉपिक में अपने को क्या देखना है। तो देखो नेक्स्ट जो है अपना कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को कितने भागों में डिवाइड किया है। जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी शीत ऋतु और तीसरी वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपने को क्या क्या देखते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, मार्च से अपना मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होता है। और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बहुत अत्यधिक पाया जाता है। तो देखो यहां से अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। जून महीना अपना सबसे गर्म महीना होता है। और उसके बाद सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो सबसे गर्म जिला अपना चूरू है। वनस्पति के अभाव के कारण सर्वाधिक टेम्परेचर पाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गर्म स्थान जो है अपना वो है फलोदी। फलोदी अभी जिला बन गया है वर्तमान में और कंप्लीटली पूरा फलोदी अपन नहीं ले सकते हैं। फलोदी स्थान है वहाँ पे हमादा क्षेत्र जो पाया जाता है वो पथरीला भाग जल्द ही गर्म हो जाता है, इस वजह से वो गर्म स्थान कहलाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में अपन ये देखेंगे। उसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में अपन देखेंगे कि लू क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधी क्या कहलाती है, लू। गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं, लू। और फिर आप लोग देखोगे कि धूल भरी आंधियां और बबूलियां क्या होता है। तो देखो सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां आती है वो अपने आती है श्री गंगानगर में 27 में, और सबसे कम धूल भरी आंधियां आती है अपने झालावाड़ में मात्र 4 में। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले में आती है, तो श्री गंगानगर में। और सबसे कम धूल भरी आंधियां कहाँ आती है, झालावाड़ में मात्र 4 और उसमें 27। तो यहाँ से ग्रीष्म ऋतु में आपके ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आप लोगों ने देखा है मध्य जून से सितंबर तक। और फिर उसके बाद इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि 2 मानसून शाखाएं राजस्थान में वर्षा करती हैं, अरब सागरीय मानसून शाखा और एक दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। अरब सागरीय मानसून शाखा 10% वर्षा करती है और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा राजस्थान में 90% वर्षा करती है। ये 2 मानसून शाखाएं अपने को वर्षा ऋतु में देखनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शीत ऋतु। शीत ऋतु अपनी अक्टूबर से फरवरी तक इसमें आता है कि सबसे ठंडा महीना कौन सा है। जनवरी सबसे ठंडा महीना है, सबसे कम तापमान पाया जाता है और यह इस महीने में सबसे ज्यादा सर्दी होती है। शीत ऋतु के अंदर आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है शीतलहर, दूसरा पॉइंट है मावठ। मावठ क्या होती है, शीत ऋतु में होने वाली बारिश। वो जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है, वो जो मानसून आता है भूमध्य सागर से आता है। भूमध्य सागर से आने वाला मानसून राजस्थान में क्या करता है, बारिश करता है। और उस समय राजस्थान में सर्दियां चल रही होती हैं और सर्दियों में होने वाली इस बारिश को क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। उसके बाद शीतलहर क्या होता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं।
साइबेरिया जो अपना रूस वगैरह उधर पड़ता है, और वहाँ से मैदानी भाग, पर्वतीय भाग में जैसे ही ठंड बढ़ती है तो मैदानी भाग में वो ठंडी हवाएं आ जाती हैं, और उन ठंडी हवाओं के साथ एक पक्षी आता है, साइबेरियन पक्षी, और उन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि शीतलहर आ गई है। तो शीतलहर क्या होती है कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे कि मावठ और शीतलहर। अब बनाते हैं कि जलवायु का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है। जलवायु का वर्गीकरण देखो, एक हुआ मौसम विभाग के अनुसार, और कुछ वर्गीकरण हुआ जो व्यक्तिगत वर्गीकरण। मौसम विभाग ने जो वर्गीकरण किया है वो भौगोलिक वर्गीकरण है, और जो व्यक्तिगत वर्गीकरण हुआ है वो कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है, जो आप लोग पढ़ोगे, कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवर्थ। तो सबसे पहला जो अपन वर्गीकरण देखेंगे, साधारण वर्गीकरण, जो मौसम विभाग का वर्गीकरण है। तो आगे देखते हैं। मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। मौसम विभाग ने जलवायु का वर्गीकरण 5 प्रकार से, और इन्होंने जो आधार लिया उसको लिया वर्षा। जहां पर जितने सेंटीमीटर वर्षा हो रही है उसे उसी नाम से जाना गया है। भौतिक प्रदेश में भी अपन ने देखा है कि पश्चिमी जो भाग है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इधर वाला उसके पास वाला अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर अरावली वाला देखा अपन ने, फिर अपन ने पूर्वी मैदानी भाग देखा, और फिर अपन ने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देखा। तो इसी आधार पर उन्होंने वहां पे जो वर्षा पाई जाती है और कितनी सेंटीमीटर पाई जाती है, जलवायु का वर्गीकरण किया। हालांकि इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, वो नाम अपन देखेंगे। 5 नाम दिए हैं। पहला उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। और चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। और 5वां अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 नाम उन्होंने दिए। अब ये जो 5 नाम दिए हैं, यहाँ पे वर्षा कितनी पाई जाती है, क्या उसका अंतराल है, वो लिया गया है, और कौन सा जिला इस जलवायु क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो अपन देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो अपन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये राजस्थान का मैप है, और अपने को इसके डिवाइडेशन देखने, मार्कर चेंज कर लेते हैं।
पहला है अपना उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये प्रदेश कौन कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, अपना नया जिला बना अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। फिर उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर और ये इस तरीके से। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद वनस्पति, जिन्हें जीरोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वर्षा कौन सी पाई जाती है? 0 से 20 सेंटीमीटर। ये जो अपना भाग है इसका नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। अपना जो जिला आ रहा है यहाँ पे बाड़मेर का कुछ भाग, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ भाग, बीकानेर और श्रीगंगानगर का कुछ भाग। तो ये पूरा जो भाग है अपना कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जो जिला इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो है अपना जैसलमेर। जैसलमेर जिला इसको प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं ये पूरा अरावली। आप लोगों ने भौतिक प्रदेश में देखा कि पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। तो ये जो अर्धशुष्क वाला जो भाग है ये अपना है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर भौतिक प्रदेश में अपन ने देखा था गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और लूनी देश। तो ये जो भाग है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो वर्षा का जो मापक्रम है वो कितना पाया जाता है? वर्षा का जो मापक्रम है वो 20 से 40 सेंटीमीटर पाया जाता है। यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी तुल्य वनस्पति। यहाँ पे मरुद्भिद वनस्पति जिसे जीरोफाइट्स भी कहा जाता है, और यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति। उसके बाद आता है कि यहाँ पे कौन सा जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे जो जिला है वो है अपना जोधपुर जिला, इसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जलवायु वाले भाग में। नेक्स्ट जो जलवायु वाला खंड है अपना वो है उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर पूरा अरावली वाला भाग है, सिक्कर, फिर पर्वतीय भाग अपना जयपुर का, राजसमंद, फिर अजमेर, राजसमंद और इधर अपना सिरोही वाला। ठीक है, ये पूरा पर्वतीय भाग आप लोगों को पता है कि पर्वतीय भाग कौन सा है। तो ये पूरा किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंदर।
यहाँ पे जो वर्षा का जो मापक्रम है वो कितना पाया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे वर्षा पाई जाती है 40 से 60 सेंटीमीटर। और कौन सा जिला इस जलवायु खंड का प्रतिनिधित्व करता है तो अपना है जयपुर जिला। जयपुर जिला इस जलवायु खंड का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहां पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और कोटा, बूंदी, बाराजा, ये पूरा भारत है। इसे लिया गया है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में और इसे लिया गया है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें आता है अपने टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, ये जो भाग आता है अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पे वर्षा का जो मापक्रम है वो कितना पाया जाता है वो पाया जाता है अपने 60 से 80 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है अपना सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि अति आर्द्र जलवायु खंड में जो वर्षा का जो मापक्रम है वो कितना पाया जाता है। यहाँ पे जो वर्षा पाई जाती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। और कौन सा जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है तो झालावाड़ जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है सवाना वनस्पति। तो इस प्रकार मौसम विभाग ने जलवायु का वर्गीकरण किया 5 भागों में। 5 खंड कौन कौन से हैं? पहला शुष्क वाला, दूसरा अर्ध शुष्क वाला, फिर अरावली वाला भाग जिसे कहा गया उन्होंने उपाद्र, और फिर उसके बाद अपना आर्द्र और फिर अति आर्द्र। अति आर्द्र में एक और भाग आता है, स्थान आता है माउंट आबू, सिरोही। वहां पे वर्षा 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, केवल वो स्थान है। और आप लोगों ने देखा है इस खंड में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो ये मौसम विभाग का वर्गीकरण है। उसके बाद अपन देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, मेनली मोस्ट वर्गीकरण है और वहां से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पहला है अपने पास कि इन्होंने आधार क्या लिया। इन्होंने जो आधार लिया वो वनस्पति को लिया और फिर उन्होंने संशोधन करते हुए कुछ और भी आधार लिए, वो थे तापमान व वर्षा। तो मेनली इनका जो आधार है वो है वनस्पति। फिर बाद में इन्होंने संशोधन किया, इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। और चौथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और उनको कुछ सिंबल्स दिए हैं जो कैसे बने हैं वो आगे ज्योग्राफी में डिटेल से देखा जाता है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है, आप लोगों को दे देगा PSSW
BWHW, ACAG और AW। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को वहां टिक करना होगा। पहला है उसमें कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे कहा जाता है BWHW। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे कहा गया है BSHW। तीसरा है उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसे कहा गया है CAG। और चौथा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसे कहा गया है AW। तो इस तरीके से 4 भागों में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। अब मैप में देखते हैं कि ये 4 भाग कौन कौन से हैं, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पे वर्षा का जो मापक्रम है वो क्या लिया गया है, कौन सा जिला इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मैप है। यहाँ पे जो कोपेन ने वर्गीकरण किया, 4 खंड कौन कौन से हैं, जैसलमेर से लिया, बीकानेर और अनूपगढ़ और पूरा गंगानगर को टच करता है। फिर उसके बाद अगला जो इसने खंड डिवाइडेशन किया वो है अरावली का या मिड अरावली या अरावली का पूर्वी भाग, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और जयपुर और अलवर, और यहीं से चौथा डिवाइडेशन हुआ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, जलवा। ये जो अपना भाग था वो था उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, और ये जो अपना भाग था वो था उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और ये जो अपना भाग था ये था उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु, और ये था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसे नाम दिया गया BWH, इसे नाम दिया गया BSHW, इसे नाम दिया गया CAG, और इसे नाम दिया
तो देखो कौन कौन सा जिला आ रहा है इसका प्रतिनिधित्व करना। इसके अंदर जो जिला आता है वो आता है बीकानेर। बीकानेर जिला इस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अंदर जो अपना जिला आता है वो आता है नागौर। नागौर जो जिला है वो इस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर अपना जो जिला आता है वो आता है टोंक। टोंक जिला इस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अंदर जो अपना जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा। अब देखो कि यहाँ पे जो वर्षा का जो तापक्रम है, वर्षा का जो मापक्रम है वो क्या पाया जाता है। इसके अंदर अपन ने देखा 0 से 20 और यहाँ पे देखा 20 से 40 और इस भाग में जो पाई जाती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर और इस भाग में जो पाई जाती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपन ने वनस्पति देखी कि कौन सी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो है अपने मरुद्भिद, जिसे जीरोफाइट्स वनस्पति कहा जाता है। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी तुल्य वनस्पति। ये पूरा नदियों वाला भाग। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है ये पाई जाती है अपने सवाना वनस्पति। देखो सवाना जो वनस्पति है हमेशा हरी भरी वनस्पति है, क्योंकि देखो जलवायु में आर्द्रता है, कोई कमी नहीं है पानी की, तो सवाना वनस्पति पाई जाएगी। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि मरुद्भिद वनस्पति। पानी जैसलमेर में बहुत गहराई में पाया जाता है, जड़ें बहुत लंबी होती है, इस वजह से उन्हें मरुद्भिद वनस्पति कहा गया। स्टेपी तुल्य वनस्पति एक तरीके से घास के मैदान, छोटी घास पाई जाती है। तो ये अपना पूरा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कौन कौन से जिले आ रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि अपन ने यहाँ से लिया जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को टच करते हुए पूरा सिकंदराबाद। इधर से अपन ने लिया उदयपुर से अपना अरावली वाला भाग, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और अपना सीकर। फिर इधर से ये जो भाग आ रहा है अपना बचा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और एक और इसमें क्षेत्र आता है यहाँ पे माउंट आबू जो अपना सिरोही में। और इधर जो अपना रहा वो टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। तो इस प्रकार ये जिले कोपेन के वर्गीकरण में। और आगे का जो वर्गीकरण है अपना त्रिवार्थ है और थॉर्नवेल। ये दो वर्गीकरण है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो मोस्टली जो वर्गीकरण है वो कोपेन का वर्गीकरण है और कोपेन के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।